तो जो दिल के हैं खूबसूरत, भगवान ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए। इसी के साथ मैं अनुज उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ मीडिया क्लब द्वारा आयोजित आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवियों का सफर। मैं आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। आज का ये कवि सम्मेलन ना हमारे लिए सिर्फ एक अनमोल एक्सपीरियंस होने वाला है, बल्कि आपकी बातें हम आशा करते हैं कि हमारे दिल तक पहुंचेंगी। तो और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास महफिल को, जिसका नाम है कवियों का सफर। तो मैम, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता है कि अपने ही पैशन को अपना ही प्रोफेशन बना ले। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैसा रहा आपका ये पैशन से प्रोफेशन तक का सफर? कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो आज विश्व कविता दिवस है। उस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है, और वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बंदर, उसी मोती को मन से बांटने का नाम कविता है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सच में जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका दिल उससे लग जाता है, और जो भी आप मन से करते हो वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। तो वैसी खुशी मुझे हर दिन होती है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कार्य कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी हॉबी को जी रही हूँ। और जब आप अपनी किसी हॉबी को जीते हो प्रोफेशन के साथ साथ, तो हर दिन कुछ नया करने का मन करता है। थकान में भी एक खुशी मिलती है, एक उपलब्धि मिलती है, और वही मुझे मिलती है। सर, तो मेरा अगला क्वेश्चन सर आपसे है। मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने ऐसा सुना है जनरली कि जो कवि होते हैं उनके लिए उनकी पहली कविता है बहुत ही खास, उनके बहुत दिल के करीब होती है। तो जैसा कि मुझे बताया आप हाथ से करेंगे, तो आपके दिल के पास वाली आपकी पहली कविता कौन सी है? अगर आप बता सकें, वो आपने कहाँ पे पेश करी थी, कौन से मंच पर? देखिए, मैंने बहुत छोटी उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिया। तब तो शुरू में जब बच्चे या थोड़े किशोर हुए तो कविता लिखते थे, वही बाल कविताएं। बाल कविताओं से जब थोड़ी और उम्र बढ़ी और जब कॉलेज में गए तो फिर थोड़ा सा रोमांटिक कविता लिखना शुरू किया, है ना। और उसके बाद फिर जब हमने जमाने को देखा, जमाने की विसंगतियां देखी, इस देश में होने वाली विसंगतियों को देखा, विषमताओं को देखा, तो फिर लगा कि हास्य के साथ व्यंग एक ऐसी चीज है जो समाज की कुरीतियों पर और राष्ट्र में जो विसंगतियां उस पर प्रहार करती है। तो अच्छा हास्य वही होता है जिसमें व्यंग शामिल। तो मेरी पहली कविता जो मंच की है वो है सत्ता के गलियारों। तो उस कविता से मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला। उसी कविता को मैं अपने मंच की प्रथम कविता मानता हूँ। जीवन की प्रथम कविताएं अलग है, लेकिन मंच की पहली कविता मेरी सत्ता के गलियारों। सर, अगर कुछ पंक्तियां आप हमारे सामने पेश कर सके उस कविता की। सुने जी। दानवता पसरी है जैसे गड़ी गड़ी चौबारों में, और मानवता तिल तिल कर मरती सत्ता के गलियारों, जहां देश को खुला छोड़कर सोया हुआ सपेरा है। वो कविता मुझे ऐसे बहुत दिन हो गए इसलिए मुझे याद नहीं है। देश का सौदा करने को जो सौदागर बुलवाती है, गफलत वाले सभी विधेयक पल में पास कराती है, जहां हस्तियां बात बात में बच्चों जैसी लड़ती है, संविधान के कड़े नियम की जहां पे धज्जी उड़ती है, जहां कमीशन की खातिर वो देश को गिरवी रखते हैं, तुष्टिकरण का खून जहां चटकारे लेकर चखते हैं, भारत भर के नाम चिन्हों का लगा हुआ जहां डेरा है, और जहां सांप को खुला छोड़कर सोया हुआ सपेरा है। तो दुनिया भर के लोग की जिसकी हंसी उड़ाते रहते हैं, लोग उसे ही मेरे यारों देश की संसद कहते हैं। तो लगा रहे हैं देश को बत्ती, लगा के बत्ती कारों में, मानवता तिल तिल कर बढ़ती सत्ता के गलियारों। इसी के साथ सर आगे बढ़ते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा समाप्त सर। हर कविता के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। जैसे कि आप श्रृंगार रस में कविताएं ज्यादा करते हैं, तो मेरा पूछना है कि आपकी जब आपने शुरू किया कविताएं लिखना, तो आपके पीछे की प्रेरणा किसके लिए आपने वो कविताएं लिखना प्रारंभ किया? तो और वो पूरा आपने जो जिस हिसाब से जिस मंजर से वो कविताएं लिखी, तो वो पूरा हुआ, नहीं हुआ, अधूरा रह गया, पहला प्रेम ऐसा रहा सर? जी, ऐसा है कि मैं जब स्कूल में था तो मैंने 9th क्लास में पहली कविता लिखी थी, जो कि मंच पर मैंने पढ़ी। स्कूल जो मेरा था वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। कोई सा भी इवेंट था तो पहले मेरे पास आ जाती थी कि समर्थ, आपको ये इस इवेंट पर, इस विषय पर ये कविता पढ़ना है। तो वहाँ से मेरा कविता का सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो मैंने 4 लाइन का एक मुक्तक लिखा था, जो कि मैं उसको मंच पे सबसे पहला मुक्तक मैंने वही सुनाया था। मैं क्या खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहा हूँ, तो पहला मुक्तक मैंने एक खाने के व्यंजन
और श्रृंगार के फ्यूजन में लिखा था, जो कि मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ जी। कि याद तेरी सनम बस नहीं जा रही, याद तेरी सनम बस नहीं जा रही, बिन अंधेरा अमावस नहीं जा रही, और आजमाया बहुत मन तो होता नहीं, रसमलाई गले से नहीं जा रही। क्या बात है। तो ये मैंने पहला मुक्तक लिखा था जो कि मंच पर मैंने पढ़ा। तो सर जैसे अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआत में, जैसे मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, ज्यादा नहीं, पर अक्सर शुरुआत में लिखने के लिए मुझे ऐसा 2 तरीके के कवि ऐसे सुनने में मिलते हैं कि दिल जले और दिल जुड़े। तो आपने शुरुआत में दिल जुड़े से शुरुआत करी या फिर दिल जले से? मैंने कविता लिखना जब शुरू किया तो हमेशा दिल जुड़े से की। श्रृंगार की कविता, आपकी बात सही है कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता है, पर मंच पर हमें ऐसा श्रृंगार पढ़ना चाहिए जो 2 दिलों को आपस में जोड़े और एक खुशी का संचार हो। ऐसी मेरी शुरू से भावना रही है, तो मैंने शुरू से हमेशा 2 दिलों को जोड़ने वाली संयोग श्रृंगार की कविता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी तक मेरा दिल टूटा नहीं है, इसलिए मैं उस क्षेत्र में गया नहीं, और प्रार्थना करना कि टूटे भी ना। नहीं सर। आपकी बात सही रही है, तो मैं अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। स्वागत। कि जब हम 9th क्लास में थे तो मैंने एक कविता पढ़ी थी अगली बार, तो तब ऐसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था कि वीररस लोग है जो हिंदी विषय में होता है। मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी कौन सी वो खास कविता है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली है? देखिए ऐसा है कि समर्थ इस बात को भली भांति जानता है कि किसी ने कहा है कि किसी के घर में बेटा हो तो उसके भाग्य जागृत होते हैं, किसी के घर में बेटी हो तो सौभाग्य जागृत होते हैं। जब मैं कविता लिखता था तो सबसे पहले मैंने कहीं मेरे शिक्षक से सुना था कि बाहर एक आंधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, पहले घूमता था रिमोट में और आज बैठता है 500 के नोट पे। तो बस इसी तुकबंदी से मेरी कविता की शुरुआत यहीं से कहीं हुई कि कोक्स धरती माता के माँ सीता ने जन्म लिया, श्री कृष्ण के मुखारविंद से माँ गीता ने जन्म लिया, और ब्रह्मा जी की बेटी है जो जन्मी मेरे आंगन में। मेरे घर बेटी नहीं हुआ तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की बेटी है जो जन्मी मेरे आंगन में, धन्य हुआ जो मेरे घर में कविता नहीं जन्मी। अब जो वीररस की कविता का भाव मैंने देखा था कि अधिकतम जो वीररस के कवि हैं वे सभी या तो पाकिस्तान पे लिख रहे हैं, धारा 370, मतलब जो विषय समसामयिक या फिर जिन विषयों पर बाकी कवि लिखते आ रहे हैं उन्हीं विषयों पे लिख रहे थे। लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हैं, राष्ट्रीय कवि संगम, उसने ऐसे योद्धा तैयार किए समाज में, ऐसे कवि तैयार किए समाज में, जिन कवियों ने जाके बताया कि हम आध्यात्म से भी रस को जोड़ सकते हैं, हम श्रृंगार में भी रस का प्रयोग करके हमने कविता लिखी है। और कुछ कविताएं अगर मंच पे मौका मिले सुनाएंगे, हम मैंने हास्य का प्रयोग भी रस में किया, ताकि ये प्रयोग इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि हम श्रोताओं की नब्ज को भी टटोल सके। सर जैसे आपने कहा कि श्रृंगार में भी आपने वीररस की कविताएं कही हैं, तो श्रृंगार की कवि भी हमारे साथ में ही है। मैं पूछना चाहूंगा मतलब ये कैसे, क्योंकि अभी तक शायद मैंने नहीं पढ़ी है श्रृंगार के साथ वीररस की कविता। लेकिन एक प्रयोग था कि हास्य और वीररस का प्रयोग मैंने जैसे बताया आपको, मैं सुनाता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर एक विषय आता है, उठ के बार बार आता है कि पाकिस्तान को वीररस की कविता लिखते थे। ये मेरे जब मैं कई कवियों को सुनता था तो उस वक्त एक समय मैंने भी लिखा था। अब तो पाकिस्तान जैसा विषय हमारे सामने रखा ही नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान भी वो वाला हिंदुस्तान नहीं रहा जो या तो आंखें झुकाकर बात करे या आंखें उठाकर बात करे। अब तो हम वो बात करते हैं कि आंखें मिलाकर बात करने वाला समय आ गया है। मैंने लिखा था कि कल जो आतंकवादी बल पे उछलता था, आज शांति वार्ता की सीख मांगने लगा। औसी करतूत से मिली पताड़ा ना तो प्यार, भारत के जैसा दिख दिख मांगने लगा। और सोचता था हिंदुस्तान को रखेगा कदमों पे, कायर और दया वो चीख चीख मांगने लगा। और कल तक हमसे जो कश्मीर मांगता था, आज वही पाकिस्तान भीख मांगने लगा। तो इसमें वीररस और हास्य दोनों का प्रयोग इस कविता के अंदर सम्मिलित हो गया। अच्छा, कविता के पास एक ऐसी पावर होती है कि जो लोग बैठे होते हैं उनमें कैसे जोश भर देता है, जज्बा आ जाते हैं। बिल्कुल सर, और वीररस की कविताएं तो अक्सर हम जब भी मंचों पर देखते हैं तो, और आप तो आज बिल्कुल तैयारी सी ढंग से होके आए हैं, भगवा रंग और एकदम हाँ तिलक तिलक के साथ। तो वो आई एम श्योर कि आज अब जब शाम को आप कविता करेंगे तो पूरे मेडिकैप्स में वीररस बन जाएगा। कविता क्या है मेरे शब्दों में? ये 3 अक्षर का शब्द है, क, वी और ता। 3 अक्षर को यदि हम विश्लेषण करें, का यानी कल्पनाओं के कलश में भावों का गंगा जल, वी यानी विद्रुपताओं के विरुद्ध विचारों की अग्निशिखा,
और ता यानी ताना बाना, अक्षरों के कपास का, भाव की मिठास का, प्रकृति के रंग का, जीवन जीने के ढंग का, आमोद प्रमोद का, गीतों का व्यंग विनोद का, शुभ्र भाल पर शोभित बिंदिया का, और माँ यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण की निंदिया। आप सोच के देखें कि सावन भादों की रिमझिम किसे कहते हैं। सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर उसके मोती कौन टांग जाता है। सूरज दिन भर यात्रा करने के बाद शाम को कहाँ चला जाता है। चंद्रमा सारी रात किसका इंतजार करता है। इन सब बातों का उत्तर यदि दुनिया में कोई दे सकता है तो केवल कवि और शायर। तो ये लाइन भी है ना सर कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो बिल्कुल सही है। इसी बात जो सर ने कही उसी बात को मैं सहमति करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि वर्तमान परिवेश में केवल और केवल अभी अगर माना जाए तो कवि सम्मेलन केवल एक ऐसा माध्यम है जो मनोरंजन के साथ मनोरंजन भी करता है। और आप इस बात से मनाही नहीं कर सकते कि वर्तमान समय में अगर आप परिवार के साथ किसी चीज का आनंद लेना चाहते हैं तो केवल और केवल कवि सम्मेलन। बिल्कुल सही बात। तो हम तो हंसने हंसाने की बात इसलिए करते हैं कि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत सर अभी आपने रिश्तेदारों का जिक्र करा, तो रिश्तेदारों की बात से मुझे एक बात याद है, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि समाज में मतलब एक चला आता है कि अगर अपन बचपन से कवि बनना चाहते हैं, अगर कविता लिखते हैं, तो अगर कोई अपन से आगे पूछे कि यार मतलब लड़का क्या काम करता है आपका, बोले कि लड़का कवि है, तो बोले कि नहीं नहीं वो तो शौक के लिए करता होगा, ऐसे क्या काम करता है। मतलब हम इस काम को काम ही नहीं मानते हैं कि कवि है तो ये एक मतलब शौक के लिए करता है, ऐसा हॉबी समझते हैं लोग इसको। तो इस पे आप में से कोई भी अगर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि जब शादी की बात चली तो हमने बताया नहीं कि हम कवि हैं। अगर ये बता देते कि हम कवि हैं तो वो बात जो आप भाई साहब ने की बात आती कि कवि तो है पर करते हैं हल्का हम क्या कहते हैं इस पे शादी पहले कर दी और बताया बाद में कि कवि है। कवि फिर बाद में ससुराल वालों को बड़ा दुख हुआ, पर चूंकि नौकरी अच्छी करते थे हाँ। तो उनको लगा कि चलो भाई नौकरी भी करता है बच्चा। तो जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो मुझे दो पंक्तियां गोपाल दास तीरथ जी की याद आती है कि आत्मा में सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैंने आई थिंक शायद 2 साल पहले आपका किसी अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपने कुछ उसमें काम किया, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए मैं मेरा समाज सेवा एक शौक भी रहा है और ये मेरा पैशन भी है कविता के साथ साथ। तो मैंने 3-4 साल पहले अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसे बिजनेस ना कह के एक मैं एंटरप्रेन्योरशिप कह सकती हूँ। उसमें मैं पूरे देश की कुछ जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा उनके साथ काम करती है। सूरत में मैं रहती हूँ तो वहाँ पे भी जो जरूरतमंद महिलाएं हैं जो जिनको काम की आवश्यकता है, जो जिनका परिवार उन पर निर्भर है, उनको जोड़ा हुआ है और उनको मैं बिजनेस देती हूँ। तो ये मेरी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं समाज के लिए, जब समाज मुझे पूरा देश मुझे पूरा काव्य जगत इतना दे रहा है तो मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज के लिए महिलाओं के लिए कुछ करूँ। हम आजकल जब हम वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर हम सेल्फ डिफेंस या फिजिकल फिटनेस को लेकर ज्यादा सोचते हैं, बट जो महिलाओं को रोजगार देने की जब बात आती है वो आपने जो कदम उठाया वो वाकई सराहनीय है। ये जो भी है एम्पावरमेंट, सबसे पहले जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। तो अलग अलग जो भी क्वालिटी हो अपने आप में उनके अंदर डेवलप होती रहेंगी। वो लीडरशिप में भी आगे आएंगी, वो अपने आत्मरक्षा भी करेंगी। सबसे पहले उनको आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कविता स्टार्ट करी तो आपने बताया कि आप दिल जुड़े आशिक रहे हैं हमेशा, पर अक्सर मैं कहूँ इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी मैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे दिल जुड़ने से पहले ही टूट जाते हैं। मतलब कोशिश करें अगर हम दिल जोड़ने की तो पहला ही जो दाव है वही गलत हो जाता है और हमारे दिल पहले ही टूट जाते हैं। इसका आपका उत्तर मैं सिर्फ एक पंक्ति में देना चाहूंगा। हाँ सर। कि आप इश्क की जगह अगर प्रेम करेंगे तो यकीनन दिल जुड़ेगा। मतलब मैं वही पूछ रहा था कि जैसे आज के जो बच्चे हैं उनकी जो प्यार या जो प्रेम जो भी कहते हैं, प्रेम तो नहीं कहते आजकल, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सारे शब्द चल गए हैं। तो आप इस चीज को मतलब अगर आप मैं बोलूं सुधारना या हमको ज्ञान मिले प्रेम का तो आप मतलब कैसे देना चाहते हैं? पुराने टाइम का अनुभव, क्योंकि आपके टाइम पे तो ये इतना सिचुएशनशिप, लिविंग और ये सब तो नहीं होता होगा। ऑनलाइन होती है लास्ट सीन, मतलब आपका रिप्लाई ना मिले 2 मिनट में तो ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसे में जो प्रेम की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता लॉन्ग डिस्टेंस को अक्सर मतलब अभी बच्चे कहते हैं बट वीडियो कॉल चैट ये सब चालू ही रहते हैं। आपके समय पे तो प्रेम पत्री 2-2 3-3 दिनों में पहुंचते थे। और ये क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा सर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप जब बोल रहे हो आपके समय में तो मैं आपसे 2-3 साल तो सुनता ही रहूंगा। प्रेम पत्र 2-3 दिन में पहुंचते वो तो ठीक है, पर वो हमको पोस्टमैन से बतानी पड़ता था।
वो हमको शाम को जब पिताजी की डांट पड़ती ना, तब पता पड़ता है कि तेरे 2 पत्र बरामद हुए बरामद हुए। इनको बता रहे हैं कि इनके प्रेम पत्र प्रेमिका से ज्यादा पिताजी के पास पहुंचे हुए। मुझे लग रहा है सर अच्छा, मैडम बोलते हैं ना कि मैं सूरत से हूँ, हाँ, तो इनको ये बोलना नहीं चाहिए कि मैं सूरत से हूँ, नहीं तो इनकी सूरत देख के पता पड़ जाता है कि सूरत से हैं। मुझे लग रहा है आप दिल जले आशिक रहे होंगे अपने समय। नहीं, मैं प्रेम एवं से मेरा संबंध तो रहा नहीं, उपाध्याय थी। अच्छा, मैं मेरी 4 लाइन सुना दूं मैं, हाँ, जरूर। मेरा प्रेम कैसा स्वागत अच्छा लगेगा। स्वागत है सर। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर रहा हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश रोडवेज की एक बस भरी हुई थी ठसाठस, वाह, मुसीबत आन पड़ी थी, मेरे आगे एक नवयुवती खड़ी थी, क्या बात है। ड्राइवर था बुड्ढा, सड़क पे आया गड्ढा, तो जोर से लगे दचके का निकला ये निष्कर्ष, हाँ। मेरा हाथ छूट के नवयुवती के कंधे को कर गया स्पर्श। नवयुवती गुस्से बोली, क्या करते हो? मैंने कहा मैडम LIC में काम करता हूं। बोले तुम्हारी मती गई मारी है? मैंने कहा पद विकास अधिकारी। बोले विमान निगम में नौकरी, उस पर ऐसी ऊंची हरकतें और ऐसी छेटा कसी, यानी चलती बस नहीं पॉलिसी, हाँ, यानी चलती बस में पॉलिसी। मैंने कहा नहीं मैडम, जीवन बीमा वालों के हाथ तो लोगों के जीवन को सुरक्षित कर देते हैं। वाह, नवयुवती बोली पहले ये बीमे वाले हाथों को खोल कर रखते हैं, और जैसे इसमें कोई फंसा कि बेचारे को मसल के धर देते हैं। तो मैंने कहा आपने अभी तक इसमें की कोई पॉलिसी ली? तब नवयुवती ने फरमाया कि पहले तो बिल्कुल नहीं था इरादा, हाँ। और अब इरादा बना है आधा, और इस तरह की पहली पॉलिसी लेने का आपसे करती हूँ वादा। दोस्तों, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को हुआ फील, किसी ने कहा शालीन है, किसी ने कहा अश्लील, पर एक जैसी अशोक भाटी की करनी और कथनी है, वही बस वाली नवयुवती आजकल मेरी पत्नी है। अरे क्या बात है सर। तो वहीं पर मैं आता हूँ कि आपको इश्क की जगह प्रेम करना होगा। अगर आप प्रेम करोगे तो दिल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रेम में कभी दूरी आती ही नहीं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपने जिससे प्रेम किया, आपको उससे क्यों प्रेम हुआ, कुछ 3 बातें बताइए। तो मैं वहां पर एक ही बात कहता हूँ कि अगर बताने के लिए अगर सिर्फ 3 ही बात होती तो प्रेम होता है। क्या बात है, क्या बात। कार्यक्रम में देरी ना करते हुए मैं बस आखिरी प्रश्न पर आऊंगा। आज आप हमारे मेडिकेप्स कॉलेज में आए हैं, इंदौर में आए हैं, तो आए वो आपने माहौल देखा होगा कॉलेज में, कैसा लगा है सर? क्या एक्साइटमेंट है आपके मन में? मतलब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप नर्वस हो या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप नर्वस तो नहीं होगे। काफी सुप्रसिद्ध कवि हैं आप, कई कविताओं पर आप मंचन पर आप कभी कविताएं करते हैं, तो कैसा लग रहा है सर? माहौल कैसा लग रहा है? हमारी तो ये इच्छा है कि पूरा मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी आज कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए। बिल्कुल सर। जितने ज्यादा श्रोता रहेंगे उतना ज्यादा हम सुनाने के लिए आतुर रहेंगे। और ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज का कवि सम्मेलन वो कवि सम्मेलन रहेगा जो कि मेडिकेप्स आगे के समय में उसको परंपरा बना लेगा, और पूरे मूनस्टोन का सबसे बेस्ट इवेंट अगर कोई रहेगा तो वो कवि सम्मेलन होगा। जरूर जरूर, हम भी यही आशा करते हैं कि आज का ये कवि सम्मेलन ऐसा ही रहे जैसा आप सब, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहे। ये पूरा वादा है हमारा। बस आप चेहरे पर चमक रखकर और हाथों को खोलकर पूरे कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा, खूब सारा मुस्कुराइएगा, खूब सारी तालियां बजाइएगा। बस हम यही चाहते हैं आज के दिन। तो इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अनमोल समय यहाँ पर दिया। तो इसी के साथ हमारे इन्हीं तरह की वीडियोस और इनसाइट्स के लिए फॉलो कीजिए मीडिया क्लब को, और हम बने रहेंगे आपके साथ पूरे मूनस्टोन में। तो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।